हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्फोस एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हमारा फॉस्फाइड जो है टॉक्सिकोलॉजी में आता है, फोरेंसिक मेडिसिन थर्ड ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एल्फोस हो गया, क्विक फोस हो गया, सेल्फोस हो गया, फॉस्टॉक्सिन हो गया और टेलिनेक्स हो गया। और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, किन किन फॉर्म्स में ये मिलता है हमें। सॉलिड फ्यूमिगेंट्स की फॉर्म में मिलता है, पेस्टिसाइड एंड ग्रीन प्रिजर्वेटिव। तो ग्रीन्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करा जाता है ये, और पेस्टिसाइड में भी यूज करा जाता है। रीजन्स ऑफ कॉमन यूज, जो एल्फोस है उसका जो पेस्टिसाइड है, जो ग्रीन प्रिजर्वेशन के लिए सेल्फोस यूज होता है, वो हमारा इस पिक्चर में शो करा गया है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है, इसके पैकेट पे किस लिए यूज होता है। तो लिखा हुआ है फ्यूमिगेंट पाउडर फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड ग्रीन पेस्टिसाइड। जो ग्रीन्स के पेस्टिसाइड्स हैं उनके लिए यूज करा जाता है फ्यूमिगेंट पाउडर। तो ये वाली चीज जो लिखी है फ्यूमिगेंट पाउडर यूज होता है ग्रीन के पेस्टिसाइड के, जो ग्रीन के पेस्टिसाइड है उन्हें किल करने के लिए। फिर हम देखते हैं रीजन्स ऑफ कॉमन यूज, कहाँ कहाँ ये यूज करा जाता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में ये यूज करा जाता है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मुलेशंस किस किस फॉर्म में आता है। तो टैबलेट्स की फॉर्म में आता है, पैलेट्स की फॉर्म में आता है। टैबलेट्स 3 ग्राम की होती हैं, जो कि रिलीज करती हैं 1 ग्राम फॉस्फीन गैस। 0.6 ग्राम जो पैलेट होता है वो रिलीज करता है 0.2 ग्राम फॉस्फीन गैस। कंपोजिशन क्या होता है एल्फोस में? 56% एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है और 44% अमोनियम कार्बोनेट होता है, जो कि सेल्फ इग्निशन, जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का खुद रिएक्शन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में होता है जो जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, वो जनरली जब एयर की प्रेजेंस में आता है तो उसमें रिएक्शन होती है। वो लास्ट में दिया हुआ है। और ये रहा, जो एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आता है, तो ये रिएक्शन होती है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्लस मॉइस्चर, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फॉस्फिन गैस रिलीज हो जाती है। फॉस्फिन गैस जो होती है वो टॉक्सिक होती है। और ये हमारा जो स्टोमक में अगर हम इसका इंजेक्शन करते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है और AlCl3 बनाता है और फॉस्फिन गैस रिलीज करता है, जो कि टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट में देखेंगे इसको। गैस रिलीज, तो फॉस्फिन गैस रिलीज होती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के कोई भी रिएक्शन से। फॉस्फिन गैस, ये फॉस्फिन गैस कलरलेस होती है, ओडोरलेस, डेवलप्स गार्लिक डिकेइंग फिश ओडोर ऑन एयर एक्सपोजर। अगर ये एयर में एक्सपोज होती है फॉस्फिन गैस, तो ये गार्लिक ओडोर या फिर डिकेइंग फिश ओडोर प्रोड्यूस करती है एयर के एक्सपोजर में। स्पॉन्टेनियसली इन्फ्लेमेबल और इन्फ्लेमेबल होती है, रिएक्ट करती है वायलेंटली विद ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस के साथ। रेजिड्यूज फॉस्फाइड एंड हाइपोफॉस्फाइड ऑफ एल्यूमिनियम बच जाते हैं रिएक्शन के बाद, जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये वर्क करता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्फोस पॉइजनिंग कैसे होती है। तो जो टाइप क्या है, ये एल्फोस जो है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है, प्रोटोप्लाज्म में एक्ट करता है। इफेक्ट क्या करता है? इनहिबिट प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, इनहिबिट करता है प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस को। कैसे इनहिबिट करता है? माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है उसका इनहिबिशन करता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसको फेल कर देता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देता, जिससे ATP जो हमारे बन रहे होते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वो नहीं बनते और ATP का डिप्लेशन हो जाता है, और फाइनली सेल की डेथ हो जाती है। फ्री रेडिकल एक्सचेंज, जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है उसकी वजह से फ्री रेडिकल में भी एक्सचेंज हो जाता है, और जिससे लिपिड पेरोक्सीडेशन होगा और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अल्टर हो जाएगी और सेल डैमेज होगा। कोरोसिव एक्शन ऑफ फॉस्फिन एंड फॉस्फाइड, जो फॉस्फिन गैस रिलीज होती है उसका कोरोसिव एक्शन होता है। तो ये सब इफेक्ट है हमारे बॉडी पे।
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की वजह से, एल्फोस की वजह से। प्रोसेस इज रिवर्सिबल, जो ये प्रोसेस है सब रिवर्सिबल है। सर्वाइवर्स रिकवर फुल्ली विदाउट रेजिडुअल इफेक्ट्स, और सर्वाइवर रिकवर कर जाता है फुल्ली बिना किसी इफेक्ट के। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, इसका कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन कैसे कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन में रैपिड वाया जीआईटी, जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है सिंपल डिफ्यूजन से, सिस्टमिक ऑर्गन को डैमेज करता है। रैपिड वाया लंग्स, लंग्स के थ्रू इनहेलेशन से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। सम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एब्जॉर्ब्ड मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, एब्जॉर्ब होता है मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और स्लो फॉस्फिन रिलीज गैस रिलीज करवाता है, जिससे प्रोलॉन्ग सिम्टम्स आते हैं। एक्सक्रीशन, जो फॉस्फिन है ऑक्सीडाइज करता है स्लोली और हाइपोफॉस्फाइड बनाता है, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन हो जाता है। ऑल्सो एक्सक्रीटेड अनचेंज बाय लंग्स, और लंग्स से भी एक्सक्रीट होता है बिना चेंज, किसी चेंज के। फिर हम देखते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में आता है डोज डिपेंडेंट, डोज के हिसाब से क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर माइल्ड इंटॉक्सिकेशन है तो नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन। रिकवरी इन इज यूजुअली इन माइल्ड केसेज, और माइल्ड केसेज में रिकवरी हो सकती है। फिर अगर मॉडरेट से सीवियर पॉइजनिंग होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा सिम्टम्स, जीआईटी, सीवीएस, आरएस, अलग अलग सिस्टम में क्या सिम्टम्स आएंगे। तो जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होगा। सीवीएस में हाइपोटेंशन, एरिथमिया, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट कार्डियक हार्ट फेलियर और शॉक हो सकता है। आरएस में कफ होगा, डिस्निया, साइनोसिस, पल्मोनरी एडीमा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हेपेटिक, हेपेटिक में जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगैली। फिर आता है रीनल, रीनल में ओलिगूरिया, रीनल फेलियर। सीएनएस, सीएनएस में हेडेक, डिजीनेस, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जेंस, एक्यूट हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी और कोमा हो सकता है। अदर केसेस में अदर जो सिम्टम्स होंगे इसमें मसल की वेस्टिंग होगी, टेंडरनेस, ब्लीडिंग, डायस्थीसिस ड्यू टू कैपिलरी डैमेज की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं ऑन इनहेलेशन। बाकी तो जो हमने ऊपर देखा वो इंजेस्ट करने पे था। अब इनहेल करने पे क्या क्या सिम्टम देखेंगे। माइल्ड एक्सपोजर होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, हेडेक, डिजीनेस, फैटिग, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। तो माइल्ड चीज एक्सपोजर से माइल्ड चीजें होंगी बॉडी में। मॉडरेट से थोड़ी इससे ज़्यादा चीज़ होंगी, जैसे अटैक्सिया होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा सही से, बॉडी का नम्बनेस होगी, ट्रेमर्स आएंगे, डिप्लोपिया, पैरेस्थीसिया, जॉन्डिस, लॉस ऑफ सेंसेशन, जॉन्डिस, आई की प्रॉब्लम आएगी, ट्रेमर्स, हाथ कांपेंगे, मसल वीकनेस होगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस रहेगी। तो सीवियर में क्या होगा, सीवियर में पर्टिकुलर डिजीज वगैरह हो जाएंगे, जैसे एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा होगा, और कन्वर्जेंस और कोमा हो सकता है एक्सेस में। फिर देखते हैं हम इसके फैटल पैरामीटर्स क्या क्या है। तो फैटल पैरामीटर्स में कॉज ऑफ डेथ, कैसे डेथ होती है इससे, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से होता क्या है, एल्फोस से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, या फिर मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस दोनों हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर होता है, और 24 घंटे के अंदर कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। 24 घंटे के बाद रिफ्रैक्टिव शॉक होगा, एसिडोसिस और एआरडीएस हो सकता है। फेटल डोज कितनी है, अगर हम इंजेस्ट करें एल्फोस को तो 150 से 500 ग्राम फेटल डोज है। एक टैबलेट भी फेटल हो सकती है। इनहेलेशन, इनहेलेशन में ग्रेटर देन 50 ppm डेंजरस होता है। अगर 50 ppm से ज़्यादा इनहेल करें एल्फोस की जो फॉस्फिन गैस है तो डेंजरस हो सकती है। 400 से 600 ppm फेटल विद इन 30 मिनट्स, 400 से 600 30 मिनट्स के अंदर फेटल होती है। फेटल पीरियड कितना होता है, 1 से 4 दिन तक ये कंडीशन रहेगी फेटलिटी की। फर्स्ट 24 आवर इज क्रिटिकल, जिसमें से जो पहले 24 घंटा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। जो टैबलेट्स होती हैं उसकी पिक्चर इसमें यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट शो करी गई थी।
फिर हम आते हैं हेमोडायनामिक एंड कार्डियक फाइंडिंग्स। तो कार्डियक जो हार्ट है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जो हीमोडायनेमिक्स है, जो ब्लड है फ्लो है हमारा उसमें हार्ट में, वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल डिक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। या तो नॉर्मल रहेगा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या फिर डिक्रीज हो जाएगा, PCWP। और फिर आता है इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर, और जो राइट एट्रियम है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक PCWP और एक राइट एट्रियल प्रेशर, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा। फिर हम ECG पे आते हैं। ECG में क्या देखने को मिलेगा, मिक्स्ड हार्ट रेट रिस्पॉन्सेज। जो हार्ट रेट है उसका मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। एस टी टी चेंज देखने को मिलेगा, ब्लॉक्स देखने को मिलेगा। एरिथमिया में आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। इको देखने को मिल सकता है, डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है और फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग हो सकता है। फिर हम देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलता है। केमिकल एनालिसिस फॉर PH3 इन ब्लड। हम जो फॉस्फिन गैस है उसका ब्लड में केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं या फिर यूरिन में। सॉरी, जो फॉस्फिन गैस है ब्लड और यूरिन में, वो उसका केमिकल एनालिसिस नॉट रिकमेंडेड है, रिकमेंड नहीं करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसका केमिकल एनालिसिस नहीं करते, केमिकल एनालिसिस नहीं करते, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसका जो है फॉस्फिन का रैपिड ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर कॉमन एबनॉर्मलिटी लेबोरेटरी में, और दूसरी एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हमें मिलेगी, तो लीकोपीनिया मिलेगा हमें, WBC कम हो जाएंगे, SGOT SGPT बढ़ जाएगा, लीवर एंजाइम्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मैग्नीशियम कम हो जाएगा, सीरम कोर्टिसोल कम हो जाएगा और प्लाज्मा रेनिन बढ़ जाएगा। फिर कुछ टेस्ट आते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहला है सिल्वर नाइट्रेट फिल्टर पेपर टेस्ट। गैस्ट्रिक एस्पिरेट से करते हैं। 5 ml गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेंगे प्लस 15 ml वाटर, हीट करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 से 20 मिनट के लिए। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट पेपर फॉस्फिन प्रेजेंस। अगर ये जो हीट है हमारी 50 डिग्री सेल्सियस पे, हम इसको जो हीट कर रहे हैं उससे अगर हमारा सिल्वर नाइट्रेट पेपर ब्लैक हो जाता है तो फॉस्फिन गैस प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिल्वर नाइट्रेट पेपर टेस्ट। पेपर टेस्ट में जो भी वोमाइटस है, लावाज है, ब्रेथ है, उसकी ब्लैकनिंग होगी फॉस्फिन गैस की प्रेजेंस की वजह से, सिल्वर नाइट्रेट। सेंसिटिविटी क्या है, लेस देन 100% गैस्ट्रिक जूस होगा तो सेंसिटिविटी है, और ब्रेथ है, अगर ब्रेथ है तो 50% सेंसिटिविटी है। इफ ग्रेटर देन 6 ग्राम इंजेस्टेड, ग्रेटर देन 6 ग्राम इंजेस्ट करेगा अगर कोई एल्फोस, तो उससे जो सेंसिटिविटी होगी वो 50% होगी। स्पेसिफिसिटी हाई होती है। H2S इंटरफेरेंस रूल्ड आउट यूजिंग लेड एसिडेड पेपर। जो H2S गैस होती है उस उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फॉस्फिन गैस से लेड एसिडेड पेपर की हेल्प से। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, अमोनियम मोलिब्डेनेट ड्रॉप। जो अमोनियम मोलिब्डेट है ड्रॉप, वो ब्लू कलर की हो जाएंगी, तो हमें पता लगेगा कि फॉस्फिन गैस प्रेजेंट है, फॉस्फिन गैस की पॉइजनिंग हुई है। गैस क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर की हेल्प से। नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर की हेल्प से सैंपल होगा गैस्ट्रिक कंटेंट्स और विसरा। विसरा को हम एयर टाइट जार्स में कैप्ट करेंगे, रखेंगे। ये ध्यान देने वाला है कि गैस क्रोमेटोग्राफी मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा एल्फोस पॉइजनिंग में। फिर हम आते हैं एयर सैम्पलिंग। एयर सैम्पलिंग कर सकते हैं हम इसमें, डिटेक्टर ट्यूब्स एंड बल्ब्स अवेलेबल। कुछ ट्यूब्स और बल्ब्स अवेलेबल है होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं फॉस्फिन की गैस की प्रेजेंस को। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है इसका, नो स्पेसिफिक एंटीडोट। मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या है, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे जिसको पॉइजनिंग हुई है।
ब्लड पीएच को मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड प्रेशर को। की टू सर्वाइवल क्या है, रिससिटेशन करेंगे, शॉक से बचाना है और करेक्शन करना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। सबसे पहला है स्टेबलाइजेशन, कंफर्म एयरवे पेटेंसी, एयरवे देखेंगे, एयरवे पेटेंट होनी चाहिए, प्रोटेक्ट एयरवेज विद एंडोट्रैकियल ट्यूब, एयरवे इंटैक्ट नहीं है तो एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज करेंगे। If required, intubation and mechanical ventilation depend on severity of lung injury and mental status. इंट्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन जितनी लंग इंजरी की सिवेरिटी होगी या फिर जो भी मेंटल स्टेटस होगा, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनाइटिस, एस्पिरेशन निमोनाइटिस प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी फॉर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन देंगे हाइपोक्सिया हो रहा होगा तो। फिर आता है हमारा डिकंटामिनेशन का फेज। डिकंटामिनेट कैसे कैसे करेंगे, रिडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, जो भी एब्जॉर्प्शन होगा उसको रिड्यूस करेंगे जीआईटी से। सबसे पहला गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं KMnO4 से, 1:10,000 रेशियो में KMnO4 यूज करते हैं गैस्ट्रिक लवाज के लिए। विद इन 30 to 45 मिनट ऑफ इंजेक्शन, 30 से 45 मिनट के अंदर इंजेस्ट करने के बाद ऑक्सीडाइजेस फॉस्फिन, ये क्या करता है, KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फिन को टू फॉस्फेट बनाता है, और फॉस्फेट जो है नॉन टॉक्सिक होगा। और इस चीज़ को रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं 100 ग्राम ओरली, जिससे हमारा जो भी फॉस्फिन गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंटासिड्स दे सकते हैं जिससे फॉस्फिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फिन कम होगा एंटासिड से। चारकोल हो गया, एंटासिड्स हो गए, KMnO4 हो गया, और लिक्विड पैराफिन भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल मेथड्स, कुछ स्पेशल मेथड है, 4 स्टेप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 4 स्टेप गैस्ट्रिक लवाज में सक्शन करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट्स का। सबसे पहले 3 वायल्स लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की, 7.5% ओरली। KMnO4 1:10,000 का होगा, KMnO4 से लवाज करेंगे। अगेन 3 वायल्स यूज करेंगे बाइकार्बोनेट की ओरली। सेट टू बी मोर इफेक्टिव वॉशिंग मेथड, और ये ज़्यादा इफेक्टिव वॉशिंग मेथड है एल्फोस की पॉइजनिंग में। फिर हम करेंगे, क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करने के बाद एक्सक्रीशन को इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जितना भी है वो एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से। फॉस्फिन एक्सक्रीटेड बाय लंग्स, फॉस्फिन एक्सक्रीट होता है लंग्स और किडनी से। मेंटेन करता है हाइड्रेशन एंड रीनल परफ्यूजन विद IV फ्लूइड्स। तो हमें मेंटेन करना है ये हाइड्रेशन और रीनल परफ्यूजन IV फ्लूइड्स की हेल्प से, और फॉस्फिन का एक्सक्रीशन करवाना है जल्दी से जल्दी। डाययूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, फिरोसिमाइड, जिससे एक्सक्रीशन बढ़ जाए। सिस्टोलिक प्रेशर अगर 90 से ज़्यादा है तो सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, कैथार्टिक की तरह यूज होता है ये सॉर्बिटॉल सॉल्यूशन। फिर हम आते हैं कॉम्बैटिंग शॉक। तो कॉम्बैटिंग शॉक अगर हो रहा होगा तो कैसे कॉम्बैट करेंगे, तो सबसे पहले फ्लूइड्स देंगे। फ्लूइड्स कैसे यूज कर सकते हैं हम, फ्लूइड्स देंगे, NS देंगे, 50% NS दे सकते हैं फर्स्ट 3 to 6 आवर्स में, 3 to 4 लीटर्स NS। और इसमें NS जब हम देंगे तो हम सेंट्रल वेनस प्रेशर और PCWP भी चेक करते रहेंगे। फिर हम फ्लूइड्स के बाद हम फ्लूइड के साथ हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं, जो कि 200 से 400 मिलीग्राम होगा, 4 to 6 आवर रिपीट करेंगे। लो डोज में डोपामिन दे सकते हैं, 4 to 6 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। हाइपोटेंशन के लिए या फिर शॉक के लिए लो डोज डोपामिन दे सकते हैं। फिर आता है रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन। जो डोपामिन है उसको कॉशियसली यूज करना है, क्योंकि ये एरिथमिया भी इंड्यूस कर सकता है डोपामिन। फिर आता है रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन। रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन को रोकने के लिए नॉर एपिनेफ्रिन और फिनाइल एपिनेफ्रिन यूज कर सकते हैं। फिनाइल एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन में यूज कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक अगर हो रहा है तो उसके लिए डाइजॉक्सिन यूज कर सकते हैं। एडवांस मेजर यूज कर सकते हैं, जैसे ECMO और ECLS फॉर टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस। ECMO और ECLS क्या होता है, ECMO होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, और ECLS होता है
एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस में यूज कर सकते हैं इसका। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्निक्स हैं, प्रोवाइडिंग कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जो कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ईसी से तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एमओ से है मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, और ईसीएलएस का मतलब है ईसी से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल और लाइफ सपोर्ट है, एलएस से लाइफ सपोर्ट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो सॉर्बिटॉल यूज हो रहा है कैथार्टिक की तरह। कैथार्टिक मतलब क्या होता है? कैथार्टिक मतलब होता है जो कि वो सब्सटेंस जो कि डिफिकेशन को एक्सेलरेट करे, इंड्यूस करे, जो बॉवल मूवमेंट है उसको, और कोलन के को इवेक्युएट करें फीसिस से। तो मेनली ये है कि फीसिस रिमूव हो जाते हैं इस कैथार्टिक की हेल्प से। फिर आता है हमारा रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे यूज करेंगे? सपोज टू रिड्यूस ऑर्गन टॉक्सिसिटी। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ऑर्गन टॉक्सिसिटी कम करता है, करेक्ट करता है हाइपोमैग्नीसीमिया और एरिथमिया का। एरिथमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया को के लिए यूज करा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। एज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है इसका। फ्री रेडिकल स्ट्रेस को कॉम्बैट करता है, जो कि पीएच3 की वजह से हो रहा है। रूटीन यूज इज क्वेश्चनेबल, रूटीन यूज नहीं कराया जाता। डोजेस, क्या क्या डोज दी जाती है? 3 ग्राम बोलस दे सकते हैं, 3 ग्राम एक बार में दे सकते हैं, फॉलोड बाई 6 ग्राम इन्फ्यूजन ओवर 12 आवर। और 6 ग्राम का इन्फ्यूजन दे सकते हैं 12 घंटे तक, 5 से 7 दिन के लिए। या फिर 3 ग्राम का इन्फ्यूजन दे सकते हैं 3 घंटे के लिए, फॉलोड बाई 6 ग्राम, जिसके बाद 6 ग्राम का इन्फ्यूजन देंगे 24 घंटे के लिए, और 3 से 5 दिन के लिए। सपोर्टिंग मेजर्स क्या क्या है? तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉमन होता है, तो प्लाज्मा ग्लूकोज करेक्शन रुका है, तो प्लाज्मा का जो ग्लूकोज है उसको करेक्ट करेंगे। अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है हमारा अल्फोसी पॉइजनिंग में, तो प्लाज्मा ग्लूकोज का करेक्शन करेंगे। डीसी का कार्डियोवर्जन एंड टेम्पररी पेसमेकर शुड बी अवेलेबल बेड साइड। और जो टेम्परेरी जो हार्ट जो हमारा एरिथमिया हो रहा है उसके लिए हम डीसी कार्डियोवर्जन और टेम्पररी पेसमेकर यूज करेंगे बेड साइड अलोंग, बेड साइड के अलोंग। फिर आता है हमारा नोवेल एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज। ये जो थेरेपीज हैं एक्सपेरिमेंटल, वो रूटीन में यूज करने के लिए नहीं होती, लेकिन ये हेल्प करती हैं कुछ पॉइजनिंग को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है, कोकोनट ऑयल ओरल। तो कोकोनट ऑयल देने से क्या होगा? इनहिबिट रिलीज ऑफ फॉस्फिन गैस, फॉस्फेट गैस रिलीज इनहिबिट होगी फ्रॉम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से, ड्यू टू फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। नॉन मिक्सेबिलिटी विद फैट, फैट के साथ मिक्स नहीं होगा ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और इससे रिलीज नहीं होगी फॉस्फिन गैस। फिर नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे एन एसिटाइल सिस्टीन, ग्लूटाथायोन, मेलाटोनिन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट फॉस्फिन गैस के रेडिकल्स वगैरह नहीं बनाने देंगे। फिर आता है ट्राइमेटाजिडिन एंटीस्केमिक, जो कि कार्डियक प्रॉब्लम में यूज हो सकता है, जैसे रिड्यूस करेगा ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को ट्राइमेटाजिडिन। और सीवीएस जो मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस, उनको कम करेगा। अदर एजेंट्स क्या क्या यूज कर सकते हैं? डाइजॉक्सिन यूज कर सकते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के नैनो पार्टिकल्स, एल नेम। एल नेम क्या होता है?
एन ओमेगा नाइट्रो एल आर्जिनिन मिथाइल एस्टर। तो एल नेम यूज कर सकते हैं, एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइम यूज कर सकते हैं, विटामिन सी प्लस मिथाइलिन ब्लीव यूज कर सकते हैं, और प्लस बोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, बी ओ एस का होल थ्राइस कैन ट्रैप एंड न्यूट्रलाइज पी एस थ्री। ये बोरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर सकता है फॉस्फिन को, प्रपोज्ड एज एंटीडोट, और इसको एंटीडोट की तरह दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पॉइजनिंग से, एल्फोस पॉइजनिंग से। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डीआईसी हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, और हेपेटाइटिस हो सकता है। तो मेनली क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हार्ट इन्वॉल्व होता है मेनली इसमें, हार्ट, जीआईटी, रेस्पिरेटरी और लीवर मेनली इन्वॉल्व होता है इसमें। क्या क्या, हार्ट, रेस्पिरेटरी, आरएस सिस्टम, लीवर और जीआईटी मेनली इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। फाइंडिंग्स ऑफ वाइटल ऑर्गन सजेस्ट सेलुलर हाइपोक्सिया। जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा मेजरली। ब्लड टिंज्ड फ्रॉथ फ्रॉम माउथ एंड नोस्ट्रिल्स, ब्लड टिंज्ड फ्रॉथ देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिलेगा माउथ से, मुंह से और नोस्ट्रिल से। गार्लिक लाइक ओडोर होगी फॉस्फिन गैस की। गैस्ट्रिक कंटेंट्स देखने को मिलेगा माउथ से और नोस्ट्रिल से। म्यूकोसा कंजेस्ट होगी ईसोफेगस, लोअर ईसोफेगस की, स्टोमक की और ड्यूडेनम की। हेमोरेजेस और अल्सरेशंस देखने को मिल सकते हैं। डिक्रीजिंग कंजेशन ऑफ जीआईटी सीन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, सिफेलिक टू कोडल एंड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कंजेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता है, सिफेलिक से कोडल एंड ऊपर से नीचे की तरफ जाए तब। कंजेस्टेड एंड इडेमेटस विसरा, और बाकी जो विसरल ऑर्गन्स है उसमें कंजेशन और इडीमा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजी, कि अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके टिश्यूज में क्या क्या देखने को मिलेगा चेंजेस। तो स्टोमक में क्या होगा, कंजेस्टेड होगा। कंजेस्टेड तो सारे ही ऑर्गन्स और मेनली विसरा होंगे सारे ही, कंजेस्टेड और एडेमेटस। कंजेस्टेड एडेमेटस, लिकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मिलेंगे, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा की स्लफिंग होगी। म्यूकोसा धीरे धीरे इरोड होकर स्लफ करेगी। फिर लंग्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन होगा, इडीमा होगा, डिस्क्वेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। इसमें भी जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है सबसे बाहर वाली अंदर की, उसका डिस्क्वेमेशन होगा। एटिलेक्टेसिस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है एयर पैसेज में। राउंड सेल इन्फिल्ट्रेशन, जो राउंड सेल होते हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन होगा अराउंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अराउंड। एल्वियुलर वॉल थिक हो जाएगी, और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, जो लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, उनका इन्फिल्ट्रेशन होगा। हार्ट में कंजेशन होगा, एडीमा होगा, फोकल नेक्रोसिस होगा, मायोसाइट, जो मसल है हार्ट की मिडिल लेयर की, उनमें वैक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगा, वैक्यूलेशन होगा, और लीफोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। लीवर में माइक्रोवेसिकुलर और मैक्रोवेस्कुलर स्टियोटोसिस होगा, सेंट्रिलोब्युलर नेक्रोसिस होगा, डायलेटेशन एंड इनगॉर्जमेंट ऑफ हेपेटिक सेंट्रल वेन साइनोसॉइड्स। जो भी हेपेटिक सेंट्रल वेन्स और साइनोसॉइड्स हैं उनका इनगॉर्जमेंट हो जाएगा, उनमें डायलेशन हो जाएगा और इनगॉर्जमेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन, जैसे मोनोसाइट वगैरह इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और फैटी चेंजेस देखने को मिलेगा। किडनी भी कंजेस्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस होगा उसमें, और ट्यूबुलर डीजनरेशन होगा। एड्रिनल ग्लैंड कंजेस्टेड होंगी, हेमोरेजिक नेक्रोसिस होगा उसमें, और लिपिड का डिप्लेशन हो जाएगा कॉर्टेक्स में। ब्रेन में क्या होगा, कंजेशन होगा, एडिमा होगा, कैपिलरी डायलेशन होगा, पॉसिटी ऑफ ग्लायल सेल्स डैमेज हो सकती हैं, डिजेनरेटेड सेल ग्रेन्यूल्स डिजेनरेट कर सकते हैं। एक्सेंट्रिक डीपली स्टेन न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से दूर हो जाएंगे, पेरीफेरी में एक्सेंट्रिक। न्यूरोनल डिजेनरेशन और नेक्रोटिक पैचेस, और न्यूरॉन्स डिजेनरेट करेंगे, और
नेक्रोटिक पैच, नेक्रोसिस जो होगा ब्रेन में, उससे पैचेज बनेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है, मोस्टली सुसाइडल पॉइजनिंग, जो एल्फोस होता है वो मोस्टली सुसाइडल पॉइजनिंग में यूज करा जाता है, और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड फॉस्फाइड को भी आइडियल सुसाइडल पॉइजन माना जाता है। जो हमारा ऑर्गेनिक इरिटेंट्स था, प्लांट्स का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, जो उसमें मोस्टली यूज करा जाता है सुसाइडल पॉइजनिंग में, वो ऑर्डोवेंथलाई यूज करा जाता है, क्लिस्टेंथस यूज करा जाता है प्लांट में, ऑर्गेनिक इरिटेंट जो है सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए। और इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो पेस्टिसाइड वगैरह ग्रेन प्रिजर्वेटिव में यूज करा जाता है, उसमें ये आइडल पॉइजनिंग होता है। बिकॉज इट इज चीप, सस्ता मिलता है, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है, हाईली टॉक्सिक है, कैन बी टेकन विद फूड और ड्रिंक के साथ ले सकते हैं, और इसका कोई इफेक्टिव एंटीडोट नहीं है। होमिसाइडल केसेस भी मिल सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस में। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, ऑक्यूपेशनल, ये जहाँ पर बन रहा है ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, वहाँ पर ऑक्यूपेशन में जहाँ पर स्टोरेज हो रहा है ग्रेन का, वहाँ पर पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग। पोटेंशियल केमिकल टेररिज्म एजेंट, और टेररिज्म में भी यूज करा जा सकता है इसको, ड्यू टू गैसियस फॉर्म और हाई टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसमें गैसियस फॉर्म और हाई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शंस मैंने स्टार्टिंग में जो बताई थी, तो गैस्ट्रिक एसिड है हमारा, उसके HCl से रिएक्ट करके ये PH3 गैस रिलीज करेगा स्टोमक में, और पॉइजनिंग करेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये फॉस्फिन गैस बनाता है। और जो अमोनियम कार्बोनेट कार्बोनेट हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के साथ, जिससे हमारा इन्फ्लेमेशन ना हो, जिससे जो हमारा एक जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दिखा देता हूँ कि अमोनियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं 44%, ताकि सेल्फ इग्निशन ना हो, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड खुद पे इग्नाइट ना हो, खुद से फॉस्फिन गैस ना बनाए, इसलिए हम अमोनियम कार्बोनेट यूज करते हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट का क्या रिएक्शन होता है इसमें, अमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है वाटर से, मॉइस्चर से, और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से फिर दोबारा रिएक्ट करके अमोनिया गैस निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तो इससे होता क्या है, जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से ना रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। रिजल्टिंग गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग फ्यूमिगेशन और इंजेक्शन, और इंजेस्ट करेंगे अगर हम इसको, तो क्या क्या गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें, अमोनिया निकल रही है, फॉस्फिन गैस निकल रही है, 3 गैस निकल रही है मेनली। रेजिड्यू क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रेजिड्यू बनता है, जो कि नॉन टॉक्सिक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रोवाइड्स इनर्ट मीडियम फॉर फॉस्फिन टू एक्ट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया निकल रहे गैस, वो एक इनर्ट मीडियम, एक नॉन रिएक्टिव मीडियम प्रोवाइड करती है फॉस्फिन के लिए। इसकी वजह से फॉस्फिन जो है एक्ट नहीं करता बॉडी में। तो यही रीजन है, इसीलिए इसको अमोनियम कार्बोनेट को यूज कराया जाता है, ताकि फॉस्फिन गैस रिएक्ट ना करे मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और सेल्फ इन्फ्लेमेबल ना हो जाए। तो अल्फोस पॉइजनिंग में इतना ही था। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।